हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। कंप्यूटर की क्लास के अंदर हम लोगों ने एमएस ऑफिस सूट जो है वो स्टार्ट कर रखा था, और उस एमएस ऑफिस सूट के अंतर्गत जो है हमने दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया। जैसे कि हमने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ लिया, हमने एमएस एक्सेल के एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ लिया। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है एमएस एक्सेल को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एम एस एक्सेल से रिलेटेड जो है एग्जाम में कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि एक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए, है ना, या एक स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए आप निम्न में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिर सीधा सा हमारा एक ही जवाब आएगा, और वो आएगा क्या? एम एस एक्सेल का। यानी हम कह सकते हैं कि एम एस एक्सेल एक प्रकार का ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ जो है हम लोग रिकॉर्ड तैयार करने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, या एक स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे बात करें वर्ड की, तो वर्ड का यूज़ क्या था भाई? डॉक्यूमेंट या दस्तावेज तैयार करने के लिए। बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट का यूज़ क्या था? एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। तो सेम वैसे ही कि भाई जो एम एस एक्सेल है इसका यूज़ क्या है? एम एस एक्सेल का यूज़ है एक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए। आपको, अगर आप स्कूल के अंदर है, स्कूल में एक आप टीचर है, तो आपको अगर बच्चों की रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी है तो एम एस एक्सेल का आप यूज़ कर सकते हैं। कि कंपनी को अपने कर्मचारियों की जो है वो संपूर्ण अगर जानकारी रखनी है, भाई उनका मतलब कब उन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी मंथली पेमेंट क्या बनती है, जो भी इस तरीके का ब्यौरा अगर तैयार रखना है, तो उसके लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? एम एस एक्सेल का उपयोग करना पड़ेगा। या मैं यूँ कह दूँ कि बिलिंग के लिए या डाटा एनालिसिस के लिए हम जो है एम एस एक्सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिकली हम आज अभी स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए सिंपली आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, रिकॉर्ड तैयार करने के लिए क्या याद रखेंगे आप? कि रिकॉर्ड तैयार करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। रिकॉर्ड तैयार करने हेतु, रिकॉर्ड तैयार करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ किया जाता है। अब एम एस एक्सेल है, एम एस एक्सेल है भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाया गया होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो एम एस ऑफिस सूट बनाया गया, उसी की एक क्या है, ये एप्लीकेशन है। तो एम एस एक्सेल जो है, एम एस एक्सेल भाई, एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और उस दौरान आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं कि भाई एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस और एम एस एक्सेल। तो आपको पहचानना है कि इन चारों प्रोग्राम में से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर एम एस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे रिकॉर्ड बनाने हेतु तथा इससे संबंधित गणनाओं को करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। एम एस एक्सेल में बनी फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। तो एम एस एक्सेल में बनी फाइल भाई क्या कहलाएगी? वर्कबुक कहलाएगी। अब जब हम एक्सेल पढ़ रहे हैं तो एम एस ऑफिस के जो हमने तीनों एप्लीकेशंस यानी कि वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल अभी हमारा चल रहा है, यहाँ मैं तीनों का फिर से कंपैरिजन करते हुए आपको प्रत्येक क्वेश्चन बताऊंगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे वर्कबुक, तो भाई ये एम एस एक्सेल की फाइल का नाम है। ऐसे ही आपसे वर्ड की फाइल का नाम पूछ सकता है, पावर पॉइंट की फाइल का नाम पूछ सकता है। तो आगे भी नेक्स्ट स्लाइड पे हम यही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एम एस एक्सेल में बनी फाइल को वर्कबुक कहा जाता है जो वर्कशीट तथा चार्ट का समूह होती है। अब ये वर्कशीट क्या है? वर्कशीट किसे कहेंगे? तो एम एस एक्सेल का पेज, फाइल का पेज क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है। ठीक है, तो वर्कशीट तथा चार्ट का समूह होती है ये वर्कबुक। एम एस एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट रूप से 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अब यहाँ पर देखो, एक ये जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा आपको ढंग से समझाऊं। पहली चीज़ तो ये जब फाइल के नेम की बात आ रही है, फाइल नेम की बात आ रही है, तो तीनों में, तीनों प्रोग्राम में कौन सी फाइल का क्या नाम होता है वो हम देखेंगे पहले एक बार। चलिए, यहाँ देखो वर्ड की फाइल का नाम आपसे पूछा जाए तो वर्ड की फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट। क्या होता है भाई? डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट की फाइल का नाम पूछा जाए तो पावर पॉइंट की फाइल का नाम क्या होता है भाई? पावर पॉइंट की फाइल का नाम होता है प्रेजेंटेशन। क्या होता है भाई? प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन फाइल। और अगर बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल की फाइल का नाम क्या होता है भाई? एक्सेल की फाइल का नाम होता है वर्कबुक। क्या होता है भाई? वर्कबुक।
सेम अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे फाइल के बाय डिफॉल्ट नेम पूछ ले, क्या पूछ ले भाई, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, तो यहाँ पर ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होंगे, तो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा भाई, डॉक्यूमेंट 1 होगा। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम डॉक्यूमेंट 1 होगा, जो कहाँ पर टाइटल बार पे बिल्कुल बीच में प्रदर्शित किया जाता है। इधर पावर पॉइंट में क्या होगा बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, प्रेजेंटेशन 1 होगा। क्या होगा भाई, प्रेजेंटेशन 1 होगा। इधर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होगा, वर्कबुक 1। क्या होगा, वर्कबुक 1। और ये प्रोग्राम की जो नेम होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये टाइटल बार की, इनकी विंडो की, इन प्रोग्राम की जो विंडो होती है उस विंडो की टाइटल बार के बिल्कुल बीच में प्रदर्शित किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट नेम हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अब यहाँ पर कि फाइल का पेज क्या कहलाएगा, है ना, फाइल का पेज क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देखो वर्ड में वर्ड का जो पेज होता है वो कहलाता है डॉक्यूमेंट पेज। क्या कहलाता है भाई, डॉक्यूमेंट पेज कहलाता है। वर्ड का ये पेज तो क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट पेज कहलाएगा। इधर बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है भाई, पावर पॉइंट का पेज स्लाइड कहलाता है। और फिर अगर बात करें इधर एक्सेल की, तो एक्सेल का पेज कहलाता है शीट। क्या कहलाता है, शीट कहलाता है। इसे आप शीट भी बोल सकते हैं, इसे ही आप वर्क शीट भी बोल सकते हैं, और इसे ही आप स्प्रेड शीट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शीट, वर्क शीट या स्प्रेड शीट। अब जो इससे पहले हमने एक लाइन पढ़ी है कि ये जो है बाय डिफॉल्ट, जैसे कि डॉक्यूमेंट की मैं वर्ड की बात करूँ तो वर्ड की विंडो में सबसे नीचे स्टेटस बार पे, कहाँ पर भाई, स्टेटस बार पे आपको यहाँ पर वर्ड की संख्या दी गई थी ना, वर्ड की नंबर की, आपने इस डॉक्यूमेंट पेज में कितने शब्द टाइप कर दिए हैं, तो वर्ड की संख्या यहाँ पे काउंट होती थी। स्टेटस बार पे नीचे पे कॉलम था जहाँ वर्ड की संख्या काउंट की जा सकती है। सेम ऐसे ही आपकी जो ये पावर पॉइंट की विंडो थी, तो पावर पॉइंट की विंडो में आपने देखा होगा कि जो स्लाइड टेप थी स्लाइड टेप थी, उस स्लाइड टेप में स्लाइड कितनी स्लाइड आपने बना ली है वो सारी स्लाइडें प्रदर्शित होती थी, यानी स्लाइड की संख्या प्रदर्शित होती थी। सेम ऐसे ही एक्सेल की जो विंडो होती है, तो एक्सेल की विंडो में सबसे नीचे एक शीट शीट टेब भी होती है। क्या होती है भाई, शीट टेब होती है, या इसको शीट बार कह दो। क्या कह दो, शीट टेब या शीट बार। इस शीट बार के अंदर जो है बाय डिफॉल्ट शीट की संख्या लिखी होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो अभी नया करेक्शन हुआ है वो आपको क्या याद रखना है कि शीट बार पे शीट की संख्या प्रदर्शित होती है, या हम यूँ कह दें कि बाय डिफॉल्ट शीट की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है, तो शीट बार पे। कहाँ प्रदर्शित होती है भाई, शीट बार पे। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था आपका, एक से ये देखिए यहाँ पे कि एम एस एक्सेल की एक वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से 3 शीट होती है। अब ये 3 शीट जो है तो बाय डिफॉल्ट शीट 1 शीट 2 शीट 3 जो है शीट बार में प्रदर्शित होता है ना, लिखा हुआ रहता है। लेकिन ये अभी ध्यान रखना है कि वर्जन 2016 तक एम एस एक्सेल वर्जन 2016 तक बाय डिफॉल्ट शीट की संख्या कितनी थी, 3 शीट्स थी। लेकिन वर्जन 2019 से जो है वर्जन 2019 से जो है शीट की संख्या बाय डिफॉल्ट 1 है। कितनी है भाई, शीट संख्या बाय डिफॉल्ट 1 है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो अभी नया करेक्शन हुआ है वो आपको याद रखना है, बाय डिफॉल्ट शीट संख्या 1 होती। ठीक है, तो वहां अगर देखो कि क्वेश्चन में अगर नॉर्मली पूछा है, अगर कोई वर्जन का नाम देखे कि भाई जैसे वर्जन 2010, वर्जन 2012, एम एस एक्सेल 2013, 2016, 2016 से पहले की अगर बात की जाए तो बाय डिफॉल्ट शीट की संख्या 3 बतानी है, और अगर 2019 के बाद की बात आए तो फिर बाय डिफॉल्ट शीट की संख्या आपको 1 बतानी है। ये आपको करेक्शन कर लेना है, ये लिख लेना है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में किसी भी तरीके से 2016, 2019 कुछ भी नहीं लिखा है, किसी वर्जन का स्पेशलाइज नहीं वहाँ किया हुआ है, देन आप आंसर क्या दे सकते हो, शीट की संख्या बाय डिफॉल्ट 3 होती है, क्योंकि शीट बार पे प्रदर्शित की जाती है शीट 1, शीट 2 और शीट के नाम से। एक्सेल का पेज क्या कहलाएगा भाई, एक्सेल की फाइल का पेज कहलाता है शीट। चले आगे, चलिए अब आगे देखो कि ये ब्लैंक स्लाइड ऐसी ही बीच में ऐड होगी, कोई नहीं, यहाँ पे कुछ बताए। अब एम एस एक्सेल में बनी फाइल बाय डिफॉल्ट बुक 1 होती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं ना, बाय डिफॉल्ट बुक 1। और ये कहाँ पे प्रदर्शित होगी भाई, ये अगर बात करूँ तो ये जो एम एस एक्सेल थी, इस एम एस एक्सेल की विंडो, अभी अपन आगे इसका पूरा टाइप पढ़ेंगे, एम एस एक्सेल विंडो कैसे किस प्रकार ओपन की जाती है उसके बाद हम देखेंगे। तो सपोज कि ये एम एस एक्सेल विंडो है, और इस एम एस एक्सेल विंडो में सबसे ऊपर की बार कौन सी होती है, वो होती है टाइटल बार। कौन सी बार होती है, टाइटल बार। इस टाइटल बार के बिल्कुल इस बीच वाले हिस्से में लिखा होता है बुक 1। क्या लिखा होता है, बुक 1, क्योंकि इस एक्सेल का क्या है, बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम है, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता है वर्कबुक एक हो गया ये, और यहाँ लिखा होता है
स्प्रेडशीट, क्या लिखा होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, क्योंकि ये क्या है भाई? एक्सेल का प्रोग्राम है, ठीक है, तो प्रोग्राम का नाम भी यहाँ लिखा होता है। नेक्स्ट देखो, अब जो ये फाइल नेम है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम ये कितने कैरेक्टर का फाइल नेम हो सकता है। तो एम एस एक्सेल में बनी फाइल का आप जो है फाइल का जो नाम है उसमें अधिकतम आप 31 कैरेक्टर यूज कर सकते हो। यानी 31 कैरेक्टर यूज करके, 31 अक्षरों का यूज करके आप एक फाइल का नेम दे सकते हो, उसके आगे नहीं भाई। 32 का नहीं होगा, 33 का नहीं होगा, 34 से ज़्यादा संख्या का भी नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम आप 31 नाम तक का, 31 अक्षरों तक से जो है आप एक्सेल की फाइल का नाम रख सकते हो। क्लियर है? चलिए फिर बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन जिस पे अपनी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि भाई किसी भी फाइल के टाइप्स को बताता है ये फाइल एक्सटेंशन। तो यहाँ पर एक बार बता देते हैं, वर्ड की फाइल जो कि एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है, उस डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc या .docx होता है। पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा भाई? पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है .ppt, .ppt या .pptx होता है। ऐसे ही एक्सेल की बात की जाए तो एक्सेल में क्या होगा भाई? एक्सेल में होगा .xls या .xlsx, क्या होगा? .xls या .xlsx। तो यहाँ पे तीनों के मैंने फाइल के एक्सटेंशन नेम आपको फिर से बता दिए, रिवीजन भी हो गया है और एक्सेल का हमें एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नाम पता चल गया है। यहाँ पर ये एक्स जो है, ये एक्स की कहानी अपन पहले पढ़ चुके हैं भाई। वर्जन 2003 तक तो .xls एक्सटेंशन नाम चलता था, और वर्जन 2007 से एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम .xlsx हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब एम एस एक्सेल को ओपन कैसे करोगे? एम एस एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर आपको ओपन करना है तो किस तरीके से करोगे? दो तरीके हैं आपके पास। अगर आप उसको स्टार्ट मेन्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से भाई? स्टार्ट मेन्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाइए? ऑल प्रोग्राम में चाहिए। जैसे ही स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम की लिस्ट ओपन होगी, ऑल प्रोग्राम पे चाहिए। ऑल प्रोग्राम से आप कहाँ जाएंगे? एम एस ऑफिस में जाएंगे। एम एस ऑफिस से आप कहाँ जाएंगे भाई? एम एस एक्सेल के अंदर जाएंगे। और एम एस एक्सेल जैसे ही ओपन करो, मतलब एम एस ऑफिस में एम एस एक्सेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक्सेल की प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। चलिए आगे बात करें रन विंडो से। रन विंडो के माध्यम से कैसे करना है? तो एम एस एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करने हेतु आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विंडो लोगो की +R या एक्सेल की आपको क्या डालनी पड़ेगी? रन कमांड। ठीक है, तो एक बार रन कमांड पे भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अगर रन कमांड से किसी प्रोग्राम को ओपन करना है, रन कमांड देखिए, रन कमांड के माध्यम से, रन कमांड के माध्यम से किसी प्रोग्राम को ओपन करना, प्रोग्राम को ओपन करना। अब जब रन कमांड देके अगर किसी प्रोग्राम को ओपन करना है तो इसके लिए आपके पास क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले कि आपको रन बॉक्स ओपन करना है। तो रन बॉक्स ओपन करने के लिए आपको जो है कीबोर्ड से शॉर्टकट की देनी है ना। कीबोर्ड से आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है। तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या यूज़ करोगे? कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की लगाओगे विंडो लोगो की, विंडो लोगो की +R की, विंडो लोगो की +R की। जैसे ही आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, विंडो लोगो की +R की, जैसे ही ये शॉर्टकट की आपने प्रेस की और एंटर दबाया तो आपकी स्क्रीन पे रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इस रन बॉक्स में आपको क्या डालना है? इस रन बॉक्स में जो प्रोग्राम आप ओपन करना चाहते हो उसकी रन कमांड आपको लिखनी है। तो रन कमांड लिखोगे तो यहाँ पर हमें कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है भाई? हमें करना है एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल की रन कमांड क्या होती है? एक्सेल.exe। क्या करोगे? एक्सेल.exe। जैसे ही excel.exe करोगे और जो आपकी है एक्सेल प्रोग्राम जो है ये रन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम कहते हैं कि एक्सेल प्रोग्राम चालू हो जाएगा और इसकी विंडो आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लग जाएगी। .exe का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। .exe का मतलब क्या होता है भाई? एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल की ये फाइल जो है खोली जाने वाली है, जिसका आपने नाम लिखा आगे वो फाइल खोली जाने वाली है, या वो प्रोग्राम जो है वो चालू किया जाने वाला है, सॉरी प्रोग्राम चालू किया जाने वाला है। चलिए अब देखो रन कमांड की बात आई तो यहीं पर हम जो है वर्ड की भी रन कमांड फिर से देख लेते हैं और पावर पॉइंट की भी। तो वर्ड की कमांड कौन सी है भाई? वर्ड की रन कमांड होती है आपके winword.exe, winword.exe, ये वर्ड की होगी। ऐसे ही अगर आपसे पावर पॉइंट की पूछे तो पावर पॉइंट की रन कमांड क्या होगी भाई? तो पावर पॉइंट की रन कमांड होती है, पावर पॉइंट रन कमांड आपकी होती है कौन सी? ये होती है आपकी पावर pnt, पावर pnt .exe, पावर pnt .exe।
कर लेंगे आप। चलिए, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया सबका भाई, अपने रन कमांड देख ली। अब दोनों ही तरीके से हमने क्या कर ली है, एमएस एक्सेल विंडो को ओपन कर लिया है। एमएस एक्सेल विंडो जब ओपन होती है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। अब इसमें देखो कि सबसे ऊपर होती है टाइटल बार, पे हम ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वर्ड और पावर पॉइंट में हमने टाइटल बार को अच्छे से समझ लिया है। टाइटल बार में सबसे पहले बीच वाले हिस्सा, ये बीच वाले भाग में क्या लिखा होता है, जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आपने ओपन कर रखा है और जिस प्रोग्राम की ये विंडो है उस प्रोग्राम का पहले तो नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ लिखा हो देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, इसका मतलब ये विंडो किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल प्रोग्राम की विंडो है, ठीक है। फिर यहाँ देखो बुक 1 लिखा है, इससे भी हम पता कर सकते हैं ये बुक 1 क्या है, एक्सेल में बनी फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम है बुक 1, ठीक है। ऐसे ही अगर वर्ड की ओपन होगी तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा रहेगा, और इधर क्या लिखा हुआ रहेगा, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ रहेगा। इधर अगर पावर पॉइंट के ऊपर है तो पावर पॉइंट लिखा हुआ रहेगा, और इधर क्या लिखा हुआ रहेगा, प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए, फिर इस टाइटल बार पे राइट साइड वाले की बात करें तो राइट साइड पे होते हैं 3 बटन, कौन कौन से, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। कौन कौन से बटन होते हैं भाई, एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। तो आपको इस प्रोग्राम की ये जो आपका फाइल है, इस फाइल के एरिया को, या मतलब ऐसे कर दो कि इस विंडो को है ना, विंडो के साइज को छोटा करना है तो इसको आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमाइज यानी बड़ा कर सकते हो, और क्लोज करोगे तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। आप जो है प्रोग्राम की फाइल को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, ठीक है। क्लोज से फाइल की प्रोग्राम मतलब फाइल बंद होती है ना, और एग्जिट से अगर हम बात करें तो एग्जिट से पूरा प्रोग्राम ही बंद होकर आप सीधा क्या आ जाते हो, बाहर आ जाते हो, क्लियर है। चलिए, तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर इधर देखो, ये जो है ये होता है जिस प्रोग्राम का है उस प्रोग्राम का, ये क्या होता है, ऑफिस बटन कह दो इसको, या इसको आप क्या कह सकते हो, प्रोग्राम बटन कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें आइकन पर एक्स दिखा हुआ है, यानी ये एक्सेल का प्रोग्राम बटन है। इसमें आपको कुछ कमांड्स मिलेगी, है ना, कुछ कमांड्स होगी जो इस एक्सेल से संबंधित ही होगी, इस एक्सेल प्रोग्राम से संबंधित कुछ कमांड होगी जो आप यहाँ से इस बॉक्स के माध्यम से आप देख सकते हो, ठीक है, जिसकी हम चर्चा वर्ड में कर चुके हैं, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी होगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर होता है एक क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होता है भाई, क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसमें ऐसी कमांड रखी जाती है जो कि हम प्रोग्राम में फाइल बनाने के दौरान बार बार यूज करते हैं। तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, तो इस क्विक एक्सेस टूल बार में जो कमांड आप बार बार यूज कर रहे हो उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार में बार बार यूज में ली गई कमांड को हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अब इस क्विक एक्सेस टूल बार पर 2 साइन बने हुए हैं, एक बना हुआ है अंडू का और एक बना हुआ है रीडू का। ये अंडू कमांड क्या काम करेगी, रीडू कमांड क्या काम करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। क्या होती है भाई, Ctrl+Z। रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Y, ठीक है। अब सुनना ध्यान से कैसे ये अंडू और रीडू कमांड काम करती है। आपने यहाँ पर इस सेल में जैसे एक डाटा लिखा, मैंने यहाँ लिखा 153, मैंने 153 लिख के इस डाटा को इरेज कर दिया, इसको हटा दिया। तो मैंने अभी तुरंत एक परिवर्तन किया है, क्या किया है, मैंने डाटा लिखा और उसको मैंने हटा दिया। अब आप चाहते हो कि वही डाटा वापस आ जाए, है ना, तो पहले जो आपने काम किया है तो उस परिवर्तन को आप दोबारा लाना चाहते हो, तो आप क्या कर दो, अंडू कमांड दे दो। जैसे ही आप अंडू कमांड दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 153 वापस लिखा हुआ आ जाएगा। या ऐसे समझो कि मैंने 153 लिखा और मैंने इसको हटा दिया, इसकी जगह मैंने यहाँ पे 173 लिखा है, ठीक है। तो अब जब मैंने 153 से 173 किया, अब मैं दोबारा क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस ये 173 अपने आप ही हट जाए और जो पहले लिखा था 153 वो वापस आ जाए। तो इसके लिए यूज़ क्या होती है भाई, अंडू कमांड यूज़ होती है। कौन सी कमांड यूज़ होती है, अंडू कमांड, ठीक है। और अगर आपने 153 के बाद में 173 लिखा, अब वापस आप 153 को हटाना चाहते हो और 173 लाना चाहते हो, तो यहाँ पे कौन सी कमांड काम करेगी, रीडू कमांड। तो एक तो पुनः परिवर्तन लाने के लिए और एक पिछला परिवर्तन लाने के लिए हम अंडू रीडू कमांड का यूज़ करते हैं। तो पुनः परिवर्तन लाने के लिए अंडू कमांड और पिछला परिवर्तन लाने के लिए रीडू कमांड का यूज़ किया जाता है। तो ये अंडू रीडू हमें कहाँ मिलते हैं भाई, क्विक एक्सेस टूल बार में मिलते हैं। ये टाइटल बार कंप्लीट हो गई। चलिए, अब टाइटल बार के नीचे ये जो हिस्सा आता है ये कहलाता है रिबन बार। क्या कहलाता है भाई, रिबन बार कहलाता है। और रिबन बार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिबन बार को ध्यान से समझना कि रिबन बार को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। रिबन बार को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं और 2 भाग कौन कौन से हैं, चलिए देखिए। रिबन बार को 2 भाग में अगर हम बांटे तो एक हमें इसमें पढ़ना है फाइल मेन्यू। क्या पढ़ना है भाई, फाइल मेन्यू पढ़ना है, के अंदर जो है सभी प्रकार की कमांड होती है। फाइल मेन्यू
फाइल मेन्यू, इसके अंदर कमांड आएगी, ठीक है। इसको मेन्यू भी और भी बोल सकते हैं, फाइल मेन्यू को मेन्यू बार भी कहा जा सकता है, फाइल मेन्यू बोलो, या इसको आप कह सकते हो मेन्यू बार। क्या कह सकते हो? मेन्यू बार कह सकते हो। इस रिबन बार में नेक्स्ट जो इसका भाग आता है वो होता है रिबन टैब्स। क्या होती है भाई? रिबन टैब होती है। तो रिबन टैब्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो कि वर्ड के एक्सेल के अंदर जो है रिबन टैब कौन कौन सी होती है। एक्सेल में रिबन टैब होती है होम टैब, एक होती है यहाँ पर इंसर्ट टैब, एक होती है यहाँ पर पेज लेआउट टैब, और एक यहाँ पर आपको मिलेगी फॉर्मूला टैब। यहाँ पे मिलेगी आपको फॉर्मूला टेप, एक आपको यहाँ मिलेगी डाटा टेप। क्या मिलेगी भाई? डाटा टेप। और एक आपको मिलेगी रिव्यू एंड व्यू। क्या मिलेगी भाई? रिव्यू एंड व्यू टेप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 क्या होती है? 7 टेप होती है। 7 ही रिबन टेप आपके एक्सेल में होती है और 7 ही रिबन टेप आपके वर्ड में होती है। बस पावर पॉइंट में अगर हम बात करें तो पावर पॉइंट में 8 रिबन टेप होती है। कौन कौन सी होती है वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो इधर वर्ड की बात की जाए, वर्ड की बात की जाए, पावर पॉइंट की बात की जाए, वर्ड, पावर पॉइंट, और ये वर्ड, पावर पॉइंट और एक्स। अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखो वर्ड में होम टेप, अब होम टेप जो है पावर पॉइंट में भी होगी और एक्सेल में भी होगी। नेक्स्ट अगर बात करें इंसर्ट टेप, तो इंसर्ट टेप आपके वर्ड में भी है, पावर पॉइंट में भी है और एक्सेल में भी है। फिर बात करें यहाँ पर आती है पेज लेआउट टेप, तो पेज लेआउट टेप जो है आपको यहाँ पर भी मिलेगी और एक्सेल के अंदर भी मिलेगी पेज लेआउट टेप, ठीक है। पेज लेआउट टेप आपको यहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें पावर पॉइंट में, तो पावर पॉइंट में यहाँ पर पेज लेआउट टेप की जगह आ जाती है डिज़ाइन टेप। कौन सी टेप आ जाती है भाई? डिज़ाइन टेप आ। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट आती है यहाँ पर पेज लेआउट टेप के बाद में आती है रेफरेंस टेप। कौन सी टेप आ जाती है भाई? रेफरेंस टेप आ जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है मेलिंग टेप। कौन सी टेप भाई? मेलिंग टेप आ जाती है। मेलिंग टेप के बाद में यहाँ आता है रिव्यू टेप, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू टेप, और यहाँ एक आ जाती है व्यू टेप। कौन सी टेप भाई? व्यू टेप। तो ये 7 टेप होती है किसके अंदर? वर्ड के अंदर। लेकिन पावर पॉइंट में बात करें तो होम टेप, इंसर्ट टेप, डिजाइन टेप, फिर उसके बाद में आती है ट्रांजिशन टेप। कौन सी टेप भाई? ट्रांजिशन टेप आ जाती है। नेक्स्ट इसमें आती है एनिमेशन टेप, एनिमेशन टेप। नेक्स्ट अगर बात करूं एनिमेशन के बाद में स्लाइड शो टेप। कौन सी टेप भाई? स्लाइड शो टेप। और आगे बात करें तो रिव्यू एंड व्यू टेप। कौन सी टेप भाई? रिव्यू एंड व्यू टेप आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पावर पॉइंट में बात की जाए तो टोटल 8 टेप होती है। कितनी होती है भाई? 8 टेप होती है। चलिए आगे इधर देखो, इस तरफ बात करें तो पेज ले, इसमें एक्सेल में होम टेप, इंसर्ट टेप, पेज लेआउट टेप, और नेक्स्ट यहाँ पर आएगी फॉर्मूला टेप। कौन सी टेप भाई? फॉर्मूला टेप, फॉर्मूला टेप। ये फॉर्मूला टेप, और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर डाटा टेप, और नेक्स्ट होती है रिव्यू एंड व्यू। तो यहाँ पर देखिएगा कि होम टेप, इंसर्ट टेप, रिव्यू टेप और व्यू टेप, ये चारों टेप तो सभी प्रोग्राम में क्या होती है? कॉमन होती है, ठीक है। ये 4 टेप्स तो सभी प्रोग्राम में क्या होती है? कॉमन होती है, और बाकी की आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, ये लिखवाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि निम्न में से कौन सी टेप जो है पावर पॉइंट की नहीं है, या निम्न में से कौन सी टेप है जो एक्सेल की नहीं है या वर्ड की नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलो अब आगे देखो, यहाँ पर कि भाई जब ये विंडो ओपन हो गई तो अब इस विंडो में अपन को क्या पढ़ना है? रिबन बार के बारे में पढ़ना है। रिबन बार में हम सबसे पहले बात करते हैं फाइल की। तो फाइल मेन्यू के अंदर हमें कौन कौन सी कमांड मिलती है भाई? फाइल मेन्यू में अगर बात करें तो फाइल मेन्यू के अंदर आपको ओपन कमांड मिलेगी, जो कि हम वर्ड में, पावर पॉइंट में अच्छे से पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। ओपन कमांड यानी कि पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करने हेतु ओपन कमांड का यूज़ करते हैं। न्यू कमांड, एक नई फाइल बनाने के लिए हम न्यू कमांड का यूज़ करते हैं। सेव कमांड, फाइल बना ली है तो उसको सेव करने के लिए सेव कमांड का यूज़ करते हैं। सेव एज कमांड, पहले से सेव की गई फाइल को फिर से रीनेम करने हेतु सेव एज कमांड का यूज़ करते हैं। क्लोज कमांड, तो प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्लोज कमांड का यूज़ करते हैं, सॉरी फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज कमांड का यूज़ करते हैं। एग्जिट कमांड, प्रोग्राम को बंद करके प्रोग्राम से पूर्णतया बाहर आने के लिए एग्जिट कमांड का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी कमांड हमें कहाँ मिलती है? फाइल मेन्यू के अंदर मिलती है, और ये हमने वर्ड और पावर पॉइंट में अच्छे से पढ़ी है। सेम वही कार्य इसका एक्सेल के अंदर है, ठीक है। इनकी शॉर्टकट कीज आप याद रखना है। ओपन की कंट्रोल प्लस ओ, ओपन की क्या होगी भाई? कंट्रोल प्लस ओ होगी। न्यू की क्या होगी? कंट्रोल प्लस एन होगी, कंट्रोल प्लस एन होगी। सेव की क्या होगी भाई? कंट्रोल प्लस एस होगी। सेव एज की क्या होगी?
सेव की होती है F12, सेव की शॉर्टकट की क्या होती है भाई F12 होती है। क्लोज की क्या हो जाएगी कंट्रोल प्लस, यहाँ पर क्लोज की सॉरी क्लोज की कोई शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से ये जो है हम लोगों ने ये सारी कमांड जो है फाइल मेन्यू के अंदर देखनी है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो टेब है, इन टेब पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम बात करते हैं इसका एरिया, टेक्स्ट एरिया है ना। मतलब कि आप जो है एम एस एक्सेल के अंदर किस पेज, किस जगह पे आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे, कोई डाटा लिखेंगे, या कोई इमेज या ग्राफिक्स जो है किस जगह पे आप यूज़ करते हैं। इसका जो ये एरिया है देखो यहाँ पर इस रिबन बार से नीचे। अच्छा चलो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप कि अगर हम बात करें वर्ड की विंडो और पावर पॉइंट की विंडो, तो इनमें देखो और एक्सेल की विंडो में एक सबसे बड़ा मेजर अंतर है। वो मेजर अंतर क्या है? मेजर अंतर है कि रिबन बार के जस्ट नीचे एक और बार होती है, और वो बार होती है फॉर्मूला बार। कौन सी होती है भाई? फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार की मैं बात करूं तो इस फॉर्मूला बार में देखो, इस फॉर्मूला बार के अंदर ये फॉर्मूला बार भी जो है दो भागों से मिलकर बनी है। एक होता है नेम बॉक्स और एक कहलाता है फॉर्मूला बॉक्स। ठीक है, अब नेम बॉक्स में क्या लिखा जाएगा उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बस इतना अभी याद रखना है कि जहां पर वर्ड के अंदर, जहां पर पावर पॉइंट के अंदर रिबन बार के नीचे रूलर बार होती थी, वहां पर इस जगह हमारे को एक नया ऑप्शन मिला है एक्सेल के अंदर। वो क्या है? फॉर्मूला बार का ऑप्शन है। अब इस फॉर्मूला बार में भाई फॉर्मूले लिखे जाएंगे, ये यूज होगा इसका। उससे भी पहले हमें क्या जानना है कि इस फॉर्मूला बार के नीचे क्या होता है। फॉर्मूला बार के नीचे जो ये एम एस एक्सेल का पेज है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? शीट कहते हैं। एम एस एक्सेल का जो ये पेज है, जो कि शीट है, एक तरीके से हमारे जो मैथ की नोटबुक होती थी उस तरीके का ये पेज दिखाई देता है। तो ये छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, और इस बॉक्स में देखो, अगर इन बॉक्स की बात करें तो इस छोटे से बॉक्स को कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल। तो एम एस एक्सेल के शीट पेज का एक बॉक्स क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। और ये सेल एक्चुअल में है क्या? अगर सेल की बात करूं तो ये रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बना होता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बना वो क्या कहलाता है? सेल। जैसे कि ये कॉलम है, यानी कि वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे देखिए, वर्टिकल्स लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस के इंटरसेक्शन से बॉक्स का निर्माण होता है, वो बॉक्स कहलाता है सेल। क्या कहलाता है भाई? सेल कहलाता है। या हम यूँ कहते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइंस है ये तो होती है कॉलम, इनको क्या कहते हैं एक्सेल के अंदर? कॉलम कहते हैं। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको कहते हैं रो। क्या कहते हैं भाई? रो। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक बिंदु का निर्माण होता है, और इस बिंदु को जब चारों बिंदु को आपस में मिलाओगे तो उसका निर्माण होगा भाई? सेल का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये एक कॉलम क्या कहलाता है भाई? सेल कहलाता है। तो देखो यहाँ पर ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये क्या है? सेल है। इन सेल का समूह ही क्या कहलाता है? आपके एक्सेल का पेज कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शीट पेज कहते हैं। क्लियर है? तो भाई इतनी सारी सेल्स दिखाई दे रही होगी, इतने सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बॉक्स मिलकर क्या कर रहे हैं भाई? एक शीट, एक पेज का निर्माण कर रहे हैं। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल का निर्माण होता है, और इसी सेल के अंदर हम कोई डाटा जो है वो लिखते हैं। अब डाटा न्यूमरिक डाटा भी हो सकता है, टेक्स्ट डाटा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ इस सेल में लिखा जाता है। अब देखो कि जो ये सेल है, इस सेल ये बनी किससे है भाई? कॉलम और रो से बनी है। तो यहाँ पर प्रत्येक कॉलम को नाम दिया गया है, प्रत्येक कॉलम का एक एड्रेस दिया गया है, और ऐसे ही रो का भी नंबर दे रखा है। रो का भी क्या दे रखा है? नंबर दे रखा है। तो कॉलम के नाम और रो के नंबर से एक सेल का एड्रेस बनता है। क्या बनता है? सेल का एड्रेस बनता है। जैसे ये सेल है, देखो जो कि हाईलाइट की गई है, डार्क है ना। जब भी कोई सेल एक्टिव होती है तो एक्टिव सेल हमेशा एक डार्क लाइन से दिखाई जाती है। एक्टिव सेल हमेशा किससे दिखाई देगी भाई? डार्क लाइन से दिखाई देगी। और अगर किसी सेल को आप सेलेक्ट करोगे तो फिर वो हल्की नीली लाइन से, ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाई देगी कि भाई ये सेल सेलेक्ट हो रखी है। लेकिन अगर आपका कर्सर उसी जगह है तो फिर वो सेलेक्ट एक्टिव हो गई है, और वो डार्क बॉर्डर से दिखाई देगी। जिस सेल की बॉर्डर डार्क दिखाई दे, इसका मतलब ये सेल क्या है भाई? एक्टिव सेल है। इसी में अभी हमारा 8% कर्सर विराजमान है, जिसमें हम कोई डाटा लिख सकते हैं। चलिए, अब जो ये सेल है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस सेल का कॉलम का नाम क्या है भाई? कॉलम का नाम है ए, और इधर रो का नंबर क्या है? रो का नंबर है 1। इस सेल का एड्रेस क्या हो गया? A1। इस सेल का एड्रेस क्या हो गया? A1। कोई भी सेल है उसका सेल एड्रेस लिखने के लिए सबसे पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है, और उसके बाद में रो का नाम लिखा जाता है। पहले क्या आएगा भाई? कॉलम नाम आएगा, और उसके बाद रो नाम आएगा। तो देखो कि जो ये फॉर्मूला बार थी, ये फॉर्मूला बार भी दो बॉक्स में बटी हुई है। फॉर्मूला बार भी दो भागों में बटी हुई है। इसको एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए, तो फॉर्मूला बार होती है, ये फॉर्मूला बार
दो भागों में बटी हुई है। इसमें इधर वाला जो भाग है लेफ्ट हैंड साइड का, ये कहलाता है नेम बॉक्स। क्या कहलाता है भाई? नेम बॉक्स कहलाता है। और इधर साइड का जो भाग है ये कहलाता है फॉर्मूला बॉक्स। क्या कहलाता है? ये फॉर्मूला बॉक्स कह दो इसे, या इसे आप कह सकते हो फॉर्मूला बार। क्या कह सकते हो? फॉर्मूला बार। ठीक है, अब देखना इधर जो ये नेम बॉक्स होता है, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि एक सेल का सेल एड्रेस एक्सेल में कहाँ प्रदर्शित होता है। एक सेल एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होता है या कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? तो नेम बॉक्स के अंदर किसी भी सेल का एड्रेस प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी सेल का एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होगा भाई? नेम बॉक्स के अंदर प्रदर्शित। ठीक है, तो नेम बॉक्स में सेल एड्रेस दिखाया देता है। चलिए अब फॉर्मूला बॉक्स की बात करें तो जो ये आपका शीट पेज था, इस शीट के अंदर आपने इन सेल में जो भी डाटा लिखा है, जो भी डाटा लिखा है वो डाटा, या जो भी आपने इस डाटा पे कोई फॉर्मूला लगा रखा है, तो वो फॉर्मूला, ये डाटा और ये फॉर्मूला, इस डाटा पे की गई कैलकुलेशन, वो सब कहाँ प्रदर्शित होती है? इस फॉर्मूला बॉक्स के अंदर। आपने जैसे इस सेल के अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो तो ये का ये डाटा कहाँ पे भी लिखा जाएगा? इस फॉर्मूला बार में ऑटोमेटिक प्रदर्शित होगा, है ना। तो फॉर्मूला बॉक्स या फॉर्मूला बार में हम कह सकते हैं डाटा कंटेंट। क्या भाई? डाटा कंटेंट प्रदर्शित होता है। डाटा कंटेंट कहाँ प्रदर्शित होता है? यहाँ पर फॉर्मूला बॉक्स और फॉर्मूला बार पे। ठीक है, चलिए यहाँ फॉर्मूला भी जो लगाया है वो भी कहाँ प्रदर्शित होता है? यहाँ पे फॉर्मूला बार में। अब एक ध्यान समझना, इसको लेके एक क्वेश्चन आया कि एमएस एक्सेल के अंदर अगर आपको किसी भी डाटा को एडिटिंग करना है, डाटा को एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए आप जो है शीट के अलावा, मतलब या उस सेल के अलावा, एक तो तरीका है कि आप उस सेल को एक्टिव सेल बनाएं। एक्टिव सेल बनाएंगे तो कर्सर आपका यहाँ है और आप इस पर क्या कर सकते हो? कोई भी एडिटिंग कर सकते हो। अगर आप यहाँ से एडिटिंग नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन कहाँ है? तो दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूला बार। कौन सी बार भाई? फॉर्मूला बार या फॉर्मूला बॉक्स। फॉर्मूला बॉक्स में भी ये कंटेंट प्रदर्शित होता है, तो हम फॉर्मूला बॉक्स की सहायता से भी इस कंटेंट को क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। यहाँ से भी हम डाटा में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई एडिटिंग करोगे, कोई भी परिवर्तन करोगे, वो ऑटोमेटिक उस सेल के डाटा के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यही का तो डाटा कहाँ प्रदर्शित हो रहा है? इस फॉर्मूला बॉक्स में। तो क्लियर है? यहाँ पे फॉर्मूला बार दो भागों में बटी हुई है, नेम बॉक्स और फॉर्मूला बॉक्स। नेम बॉक्स के अंदर सेल एड्रेस प्रदर्शित होता है और यहाँ पर फॉर्मूला बॉक्स के अंदर जो है डाटा कंटेंट प्रदर्शित होता है, जिसमें हम उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े और आगे देखो कि जो अब कॉलम की बात हो रही थी, कॉलम और रो के एड्रेस की बात हो रही थी, है ना। तो इसी तरीके से अब आगे अपन देखेंगे सेल रेफरेंस क्या होते हैं। चलो पहले कॉलम की संख्या देख लेते हैं, रो की संख्या देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हाँ जी, तो ये था हमारा जिस एक्सेल का वो एरिया जिस पे हम क्या करेंगे? डाटा लिखेंगे, डाटा पे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये इसका क्या कहलाता है? वर्क एरिया कहलाता है, जिसको हम किस नाम से पहचानते हैं? शीट के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पर शीट बार पे ये बाय डिफॉल्ट शीट की संख्या प्रदर्शित हो रही है, शीट 1, शीट 3। ठीक है, लेकिन ये वर्जन 2019 से पहले तक की बात है। 2019 से लेके अभी वर्तमान में जो वर्जन आ रहा है उसमें शीट 1, बाय डिफॉल्ट शीट 1 ही दिखाई देता है। अब इस टेक्स्ट एरिया के नीचे होती है कौन सी बार भाई? स्टेटस बार। कौन सी बार? स्टेटस बार। और स्टेटस बार पे क्या क्या प्रदर्शित होता है? जूम स्लाइड प्रदर्शित होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? विंडो के साइज को या इस पेज के साइज को क्या कर सकते हैं? रीसाइज कर सकते हैं ना। हम इसके साइज को स्मॉल में भी, मतलब छोटा भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं जूम स्लाइडर की सहायता से। साथ ही साथ यहाँ होते हैं व्यू बटन। यहाँ होते हैं व्यू बटन, जैसे अपन ने वर्ड में पढ़े, वर्ड में 5 व्यू होते हैं, पावर पॉइंट में 4 व्यू होते हैं। ये व्यू बटन, हम व्यू का ऑप्शन हमें स्टेटस बार पे भी मिलता है। इसके अलावा हमें ये व्यू टैब के अंदर भी ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट हो गया, स्टेटस बार हो गया यहाँ पे। चलिए, तो ये पूरी तरीके से हमने पहले विंडो को देख लिया। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके सारी टैब्स के बारे में पढ़ेंगे और उस टैब्स में क्या क्या कमांड है वो सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन एक्सेल के अंदर उससे भी ज़्यादा सबसे पहले ज़रूरी है, जो एट प्रेजेंट में बात करूँ, एट प्रेजेंट जिस तरीके से एग्जाम में पेपर पैटर्न बना है और जहाँ एक्सेल का रोल होता है, तो वहाँ आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फॉर्मूला पे, फंक्शंस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले एक्सेल के इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले उनको जानेंगे और फिर करके हम एक एक करके जो है सारी टैब्स को पढ़ेंगे। तो चले आगे आगे देखिएगा, सेल एड्रेस बार या नेम बॉक्स। भाई सेल एड्रेस बार या नेम बॉक्स, जो कि मैंने बता दिया कि ये आपकी फॉर्मूला बार है और इसका ये दाई साइड, लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा, यही क्या कहलाता है? सेल एड्रेस बार या नेम बॉक्स, जिसमें एक सेल का एड्रेस प्रदर्शित होता है।
वर्तमान में उपयोग में ली जाने वाली सेल के एड्रेस को दर्शाया जाता है। वर्तमान में तो मैंने कहा ना, जो एक्टिव सेल होगी जिसपे आपका कर्सर होगा, भाई कर्सर जहाँ पे है तो वही हमारी उपयोगी सेल है, ठीक है। वर्तमान में उपयोगी की जाने वाली सेल के एड्रेस को दर्शाया जाता है कहाँ पे, सेल एड्रेस बार में, नेम बॉक्स। दूसरा देखो, फॉर्मूला बार एक सेल के कंटेंट को एडिट करने या एक्सेल में फॉर्मूला को क्रिएट करने हेतु फॉर्मूला बॉक्स का यूज़ किया जाता है या इस फॉर्मूला बार का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी आप सेल के अंदर कंटेंट लिखोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ प्रदर्शित होगा। सेल में जो भी आपने फॉर्मूला लगाया वो फॉर्मूला भी यहाँ प्रदर्शित होगा। जैसे लाइक मैंने एक फॉर्मूला मैंने A3 एड्रेस वाली इस सेल में एक फॉर्मूला लिखा है, जैसे इजिकल टू सम A1 कॉलन A4, ठीक है। तो ये जो मतलब सेल में मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ फॉर्मूला बार में भी प्रदर्शित होगा, यहाँ पर भी प्रदर्शित। तो यहाँ फॉर्मूला बार से मैं फॉर्मूला को चेंज भी कर सकती हूँ या फिर मैं कंटेंट भी किसी भी तरह का एडिटिंग कर सकती हूँ, यहाँ से कर सकती हूँ। तो ये क्वेश्चन देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना कि भाई कंटेंट को एडिट जो है सेल के अलावा कहाँ से आप कर सकते हो, आप कर सकते हो फॉर्मूला बार से। फिर बात करते हैं शीट एक्सिस टेप। शीट एक्सिस टेप एक वर्कशीट में उपलब्ध शीट की सूची को दर्शाया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार शीट पर स्विच भी किया जा सकता है। भाई शीट एक्सिस टेप जैसे कि मैंने अभी आपको बताई थी, ये यहाँ पर जहाँ पर बाय डिफॉल्ट शीट की संख्या प्रदर्शित होती है, ये देखो सबसे नीचे ये वाली टेप जो है ये कहलाती है शीट एक्सिस टेप। क्या कहलाती है? शीट एक्सिस टेप। यहाँ पर 3 शीट बाय डिफॉल्ट दिखाई गई है ना। अब यहाँ पर देखो अभी 8% है, ये शीट 1 जो है ये शीट 1 ओपन है। आप क्या कर सकते हो, शीट 2 पे डायरेक्ट स्विच कर सकते हो तो शीट वो ओपन हो जाएगी, शीट 3 पे स्विच कर सकते हो, शीट 3 जो है वो ओपन हो जाएगी। पर ये वर्जन 2019 से पहले का मामला था। अभी 8% जो है शीट टेब में बाय डिफॉल्ट शीट की संख्या एक ही होती है, तो अब जो शीट से स्विच करने वाला ऑप्शन था वो हमारे पास में खत्म हो चुका। चलिए, एक वर्ग शीट में उपलब्ध शीट की सूची को दर्शाया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार प्रत्येक शीट पर स्विच भी किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट शीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये लिख लीजिए वर्जन 2016 तक। कितने भाई? वर्जन 2016 से। वर्तमान में यहाँ पे लिख लो, वर्तमान में 2019, वर्जन 2019 एक्सेल ऐसे लिखो, वर्जन वर्जन 2019 से बाय डिफॉल्ट शीट संख्या, बाय डिफॉल्ट शीट नंबर, बाय डिफॉल्ट शीट क्या होता है भाई? शीट, ये याद रखिएगा। चलिए आगे। अब देखो, अब एक्सेल के अंदर सबसे बड़ा रोल है टेबल का। किसका रोल है भाई? टेबल का। टेबल क्या होती है? टेबल किसे कहेंगे, है ना। एमएस एक्सेल में डाटा को व्यवस्थित करने हेतु एक डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है जिसे टेबल कहा जाता है। भाई टेबल किसे कहेंगे? जिसपे आप डाटा लिख रहे हो तो उस डाटा को लिखने के लिए एक डाटा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और वही क्या कहलाएगी? टेबल कहलाएगी। और सामान्य सी बात है, टेबल इस तरीके से होती है ना, जिसमें ये जो है आपके आयताकार बॉक्स बने होते हैं, ये कहलाती है टेबल। एमएस एक्सेल में एक टेबल रो तथा कॉलम में विभाजित होती है। तो भाई जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो क्या है? रो है। ये क्या है भाई? रो है। और ये जो वर्टिकल्स लाइन है ये क्या है? कॉलम है। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से ही क्या बनता है? आपकी क्या बनती है? टेबल बनती है। एमएस एक्सेल 2010 में रो की संख्या कितनी थी? रो की संख्या है 10,000, सॉरी ये 10,48,576, ठीक है। 10,48,576 रो का नंबर है। और यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी है? कॉलम की संख्या है 16,384। कितनी है भाई? 16,384 कॉलम है आपके, ठीक है। चलिए, इससे पहले 2010 से पहले रो की संख्या कितनी थी? 65,536 और 256 क्या थे भाई? कॉलम होते थे। तो आपको जो है इन कॉलम और रो की संख्या को याद रखना है। 10,48,576 तो होती है रो और 16,384 होते हैं कॉलम। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन रेडी करना। अगर आपसे पूछे कि पहले कॉलम का एड्रेस क्या है, तो पहले कॉलम का एड्रेस आएगा ए। पहले कॉलम का एड्रेस क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा। और आपसे पूछिए सबसे लास्ट वाले कॉलम का एड्रेस क्या है, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला कॉलम होगा वो कौन सा होगा? 16,384 वाला होगा। इसका एड्रेस क्या है? तो इसका एड्रेस है XFZ। XFZ क्या होगा भाई? XFZ। ये सबसे लास्ट वाले कॉलम का, सॉरी XFD आएगा। क्या आएगा? XFD। यानी 16,384 पर जो कॉलम होता है उसका एड्रेस होता है XFD। पहले कॉलम का एड्रेस A और सबसे लास्ट वाले कॉलम का एड्रेस क्या होता है? XFD। ऐसे ही आपसे
पहली रो का एड्रेस पूछे तो पहली रो का एड्रेस है नंबर 1, और लास्ट रो का एड्रेस पूछे तो लास्ट रो का एड्रेस क्या है भाई, 10,48,500। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, एमएस एक्सेल के प्रत्येक कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। प्रत्येक कॉलम को क्या कहा जाता है भाई, एट्रीब्यूट कहा जाता है, जिसके आधार पर टेबल के डाटा की एंट्री होती है। एमएस एक्सेल 2010 में 16,384 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम का एड्रेस ए, लास्ट कॉलम का एड्रेस एक्स एफ डी होता है। क्या होता है? एक्स एफ डी। एमएस एक्सेल की प्रत्येक रो को रिकॉर्ड या टपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड या टपल कहा जाता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। कॉलम को तो क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट कहेंगे, और जबकि अगर बात करें एक्सेल के प्रत्येक रो को क्या कहेंगे? रिकॉर्ड या टपल कहा जाता है। तो संबंधित फील्ड का एक समूह होता है। संबंधित फील्ड का क्या होती है? एक समूह होती है। ठीक है। अब टोटल रो कितनी है? 10,48,576। तो इस पे फर्स्ट रो का नंबर 1 और लास्ट का क्या होगा? 10,48,500। तो ये थी टेबल। पे टेबल किससे बनी है? रो और कॉलम से मिलकर, यानी एक सेल से बनकर आपकी क्या बनी है? टेबल बनती। चलिए आगे बात करें सेल। अब सेल क्या है? एमएस एक्सेल में रो तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन बिंदु यानी इंटरसेक्शन से सेल बनता है, सेल बनती है। वर्तमान में उपयोग में ली जाने वाले सेल को एक्टिव, जबकि शेष सेल को इनएक्टिव कहते हैं। एक्टिव सेल को गहरे रंग की बॉर्डर के साथ दर्शाया जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था इस प्रोग्राम की विंडो स्क्रीन पे कि भाई जो ये एक गहरे रंग का बॉर्डर है, इसका मतलब ये एक्टिव सेल है, और इसी में आपका क्या है भाई? कर्सर है। एमएस एक्सेल की एक सेल को एमएस एक्सेल में एक सेल को एक्टिव करने हेतु F2 की का प्रयोग किया जाता है। यानी F2 शॉर्टकट की के प्रयोग से हम जो है एमएस एक्सेल में एक सेल को क्या कर सकते हैं? एक्टिव कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में एक सेल की डिफॉल्ट चौड़ाई, अब डिफॉल्ट चौड़ाई की बात की जा रही है ना, तो सेल की डिफॉल्ट चौड़ाई की बात की जा रही है, तो इसका मतलब कॉलम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? कॉलम की बात हो रही है। डिफॉल्ट चौड़ाई ये देखो यहाँ पर, ये कॉलम और ये है रो, है ना, और इनके इंटरसेक्शन से ये सेल बनी है ना। तो इसकी डिफॉल्ट चौड़ाई होती है 8.43। 8.43 पॉइंट इसकी क्या होती है? डिफॉल्ट चौड़ाई होती है ना। फिर बात करें रो की, तो रो की लंबाई ऐसे समझ लो आप, कॉलम की चौड़ाई 8 पॉइंट मतलब 4-3 पॉइंट होती है, और इस रो की लंबाई की अगर बात की तो रो की लंबाई होती है 15 पॉइंट। कितनी होती है भाई? 15 पॉइंट। तो बाय डिफॉल्ट आपसे पूछ लिया जाए कि एक सेल की बाय डिफॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, तो 8.43 पॉइंट होती है, और रो की लंबाई पूछ ली जाए तो 15 पॉइंट होती है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब इसमें देखो, इसमें अगर आपसे फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि मिनिमम मिनिमम रो की लंबाई कितनी होती है, तो मिनिमम रो की लंबाई होती है 0 पॉइंट। कितनी होती है भाई? 0 पॉइंट होती है। मैक्सिमम रो की लंबाई कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम रो की लंबाई हो सकती है 409 पॉइंट। कितनी हो सकती है भाई? 409 पॉइंट हो सकती है। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए कि मिनिमम कॉलम की चौड़ाई कितनी हो सकती है, तो मिनिमम मिनिमम कॉलम की चौड़ाई, मिनिमम कॉलम की विड्थ जिसे कहेंगे हम, मिनिमम कॉलम की विड्थ हो सकती है 0 पॉइंट, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हो सकती है 255। कितनी होती है भाई? 255। अगर आप जीरो को भी इसके साथ इंक्लूड कर दोगे देन ये हो जाएगी 256। यानी 256 कैरेक्टर तक आप जो है कोई स्पेलिंग यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, उससे आगे आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉलम की चौड़ाई है कितनी भाई? 256 तक लास्ट इसकी लिमिट है, इसके आगे नहीं है ना। ठीक है, तो 257वां कैरेक्टर इस सेल के अंदर आएगा ही नहीं। ये बात आपको समझनी। ये चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले एमएस एक्सेल सेल की डिफॉल्ट चौड़ाई 8.43 पॉइंट होती है। मिनिमम कितनी हो सकती है, यहीं पे मैं आपको लिखवा देती हूँ। चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए ना। चलिए यहाँ लिखो कि मिनिमम मिनिमम चौड़ाई 0 पॉइंट और मैक्सिमम चौड़ाई 255, और जीरो इंक्लूड करते हैं देन 256। ठीक है, सेल का डिफॉल्ट लंबाई, बाई डिफॉल्ट तो 15 पॉइंट हो गई लंबाई, लेकिन मिनिमम कितनी हो जाएगी? 0 पॉइंट, और मैक्सिमम 409 पॉइंट। मैक्सिमम 409 पॉइंट। ये सारे पॉइंट आपको भी याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही जाते हैं। ठीक है, ये कॉलम, ये रो, यहाँ पर यहाँ पर मैक्सिमम 409, यहाँ पर मैक्सिमम 55, बाई डिफॉल्ट 843 बाई डिफॉल्ट पॉइंट। बढ़े आगे, बढ़ो आगे। देखिए, एक टेक्स्ट फील्ड में अधिकतम इनपुट किए जाने वाले कैरेक्टर की संख्या 200
256। तो ये कैरेक्टर की संख्या 256 कैसे आई भाई? भाई कॉलम को आप चौड़ाई बढ़ाके कितनी कर लोगे? 0 से 255 तक कर लोगे, यानी 255 कैरेक्टर आप इसमें लिख सकते हो, और 0 को भी अपन इंक्लूड करते हैं तो 256 हो जाएंगे। तो वही बात है यहाँ पर, एक टेक्स्ट फील्ड में अधिकतम इनपुट किए गए कैरेक्टर की संख्या कितनी हो सकती है? 256 हो सकती है, 256 से ज़्यादा आगे नहीं हो। आगे बढ़ो। MS एक्सेल 2010 में एक सेल में 32,762 कैरेक्टर को इंसर्ट किया जा सकता है। कितने कैरेक्टर को इंसर्ट किया जा सकता है? 32,762। क्यों किया जा सकता है? ध्यान से समझना भाई। 254 तक तो आप ये कैरेक्टर ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो अपन ने रो की लंबाई कितनी लिखी थी भाई? 409 लिखी थी ना मैक्सिमम। 409 मैक्सिमम लिखी है, तो इसका मतलब ये 256 जो है, इनको अगर अपन इस तरीके से बांटे तो आप 32,762 के समथिंग जो आप ये लाइनें यूज करके कैरेक्टर लिख सकते हो। 56 पहले यहाँ लिख दोगे, फिर 256 कैरेक्टर और नीचे, फिर 256 कैरेक्टर और नीचे। इस तरीके से आप जो है टोटल कितने लिख सकते हैं? 32,762 लिख सकते हैं भाई। 32,762 कैरेक्टर आप इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए, एक सेल में दिखाई देने वाला चिन्ह। अब जब किसी भी सेल के अंदर इस तरीके का हैश का साइन दिखाई देता है, इसका मतलब डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब पूरा हो गया है, जितना उसके अंदर आना चाहिए उतना हो गया है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा हो रहा है, अधिक मात्रा में डाटा हो रहा है। जब भी किसी सेल में डाटा अधिक हो जाता है तो उस सेल के अंदर ऐसा साइन बन जाता है, और ये साइन इंडिकेट करता है कि डाटा जो है वो एक्स्ट्रा हो चुका है। तो एक सेल में दिखाई देने वाले चिन्ह ये परिभाषित करता है कि डेटा की मात्रा अधिक होने की वजह से इसे दर्शाया नहीं जा सकता, है ना। जैसे डाटा अधिक होगा तो फिर उसको वो प्रदर्शित ही नहीं होगा। चले आगे बढ़ो। MS एक्सेल में एक सेल से संबंधित लिखे जाने वाले कमेंट को सेल टिप्स कहते हैं। MS एक्सेल की जो सेल है उसमें आप अगर कुछ भी लिख रहे हो तो वो कमेंट क्या कहलाएगा? सेल टिप्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? सेल टिप्स कहलाएगा। MS एक्सेल की एक सेल में केवल सही वैल्यू को इंसर्ट करने हेतु जो नियम लागू किए जाते हैं उन्हें डाटा वैलिडेशन रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डाटा वैलिडेशन रूल कहा जाता है। सेल में केवल सही वैल्यू को इंसर्ट करने हेतु जो नियम लागू किए जाते हैं उन्हें डाटा वैलिडेशन रूल कहा जाता है। समझ में आई बात? चलिए, MS एक्सेल में परस्पर सेल के मध्य स्विच करने हेतु टैब की का उपयोग किया जाता है। सपोज कीजिए ये आपका शीट पेज है और आपका कर्सर जो है वो इस सेल में ब्लिंक कर रहा है। अब आप इस कर्सर को इस अगली नेक्स्ट सेल में लाना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे? टैब की का यूज करेंगे। एक बार टैब की प्रेस करेंगे तो कर्सर है वो एक सेल आगे चला जाएगा, फिर एक टैब की यूज करेंगे, फिर कर्सर एक सेल आगे चला जाएगा। ठीक है, अब ये तो आगे जा रहे हो, अगर आपको जैसे रिवर्स आना है, पीछे की ओर आना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस टैब की। क्या करोगे भाई? शिफ्ट प्लस टैब की। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस टैब की का यूज करोगे आपका कर्सर एक एक टैब पीछे आ जाएगा। तो एक एक टैब आगे जाने के लिए, मतलब एक एक टैब में आगे कर्सर को ले जाने के लिए सिंगल आप टैब की को प्रेस करें, और शिफ्ट के साथ जब टैब की को प्रेस करेंगे तो कर्सर वापस एक एक टैब पीछे आएगा। MS एक्सेल में सेल में उपलब्ध डेटा को एडिट करने हेतु F2 की का यूज किया जाता है। MS एक्सेल सेल में उपलब्ध डेटा को एडिट करने हेतु F2 की का यूज किया जाता है। भाई F2 की का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही आप F2 की प्रेस करोगे वो सेल क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी, और एक्टिव सेल में ही हमारा क्या होता है? कर्सर ब्लिंक करता है। तो भाई कर्सर को सेल के अंदर लाने के लिए, या यूँ कह दो कि सेल को एक्टिव करने के लिए हम F2 शॉर्टकट की का यूज करते हैं, और कर्सर वहाँ आ जाता है तो फिर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? डाटा को एडिट कर सकते हैं। डबल क्लिक के माध्यम से भी आप ला सकते हो। डबल क्लिक और सेल को सेलेक्ट करके फॉर्मूला बार का उपयोग करके किया जा सकता है। तो डबल क्लिक करके सेल को सेलेक्ट करके फॉर्मूला बार का डबल क्लिक से जो है वो सेल क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी, और जब सेल सेलेक्ट हो जाती है तो उस सेल में जो भी कंटेंट लिखा होता है वो फॉर्मूला बार पे प्रदर्शित होता है। अब इस कंटेंट में कुछ भी एडिटिंग करोगे तो वो ये फॉर्मूला बार पे भी प्रदर्शित होती रहेगी। तो फॉर्मूला बार का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, विंडो में F2 की, और वर्ड की विंडो में, वर्ड में ये F2 की, ये F2 शॉर्टकट की किसके लिए यूज होती थी? तो वर्ड में ये F2 शॉर्टकट की जो है रीनेम के लिए यूज होती थी, है ना, रीनेम करने हेतु यूज होती थी। जबकि एक्सेल में इस F2 से अपन क्या कर सकते हैं? सेल को एक्टिव कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये फंक्शन की के लिए तो अगर मैं बात करूं तो जब अपन ने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था तभी मैंने कहा था कि इन फंक्शंस की जो फंक्शनलिटी होती है वो प्रत्येक प्रोग्राम में अलग अलग होती है। क्लियर है ये बात? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर MS एक्सेल में प्रत्येक सेल की पहचान एक एड्रेस के आधार पर की जाती है, जिसे सेल एड्रेस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भाई? सेल एड्रेस कहा जाता है। और इस सेल एड्रेस को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? नेम बॉक्स में दर्शाया जाता है। तो भाई जो हमारी ये फॉर्मूला बार थी,
फॉर्मूला बार के 2 भाग थे, लेफ्ट साइड वाला भाग ये क्या कहलाता था, नेम बॉक्स, और जो भी सेल एक्टिव है उस एक्टिव सेल का एड्रेस यही प्रदर्शित होता था। सेल एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होता है भाई, नेम बॉक्स। चलिए अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। MS एक्सेल के निम्न में से एक वैध सेल समूह है या एक वैध सेल रेंज क्या है। तो देखो सेल रेंज, सबसे पहले सेल रेंज में क्या दिया जाता है, पहली सेल का एड्रेस और अंतिम सेल का एड्रेस, ठीक है। डाटा लिखा होगा भाई, जितनी सेल में डाटा लिखा होगा और लास्ट जिस सेल में डाटा लिखा हुआ है वही अंतिम सेल कहलाती है, ठीक है। तो देखो पहली सेल का एड्रेस लिख दिया और दूसरी सेल का एड्रेस लिख दिया, ठीक है। और इसके बीच में लगाया जाता है कॉलन साइन। क्या लगाया जाता है, कॉलन साइन। कॉलन साइन लगाएंगे तभी हम इसको क्या मानेंगे, ये एक प्रकार का सेल एड्रेस है। अब ये सेल एड्रेस या ये सेल रेंज क्यों जरूरी है, ये अभी आगे हम बात करेंगे, जहाँ हमें फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, फॉर्मूला की हमें सीखना पड़ेगा, फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है एक्सेल में, तो वहाँ हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, इस सेल रेंज की। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पुटअप कराया जा रहा है, MS एक्सेल के निम्न में से एक वैध सेल रेंज कौन सा है। तो वैध सेल रेंज देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में 1 और A। तो यहाँ पे पहले रो का नंबर दे दिया, जबकि एक सेल एड्रेस में क्या होता है, पहले कॉलम का नेम आता है और उसके बाद रो का नंबर आता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ पहले कॉलम का नाम फिर सेल एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे भी कॉलम का नाम सेल एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन चिन्ह जो है वो चिन्ह गलत यूज किया हुआ है। चिन्ह कौन सा आना चाहिए भाई, कॉलन साइन आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो सी के अंदर देखो A1 दे रखा है, A5 दिया हुआ है, लेकिन ये चिन्ह गलत दे रखा है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ आ जाइए सेकेंड, इसमें थोड़ा ऑप्शन में गलती हो गई है, कोई नहीं हम इसी को करेंगे। यहाँ पे देखो सेल एड्रेस A1 दिया हुआ है और बीच में यहाँ पर कॉलन साइन, जो कि मिस्टेक लगा नहीं है पर मैंने लगा दिया, कॉलन साइन है और A5 है। तो राइट सेल एड्रेस कौन सा हुआ भाई, ये D वाला ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे एक्सेल में। चलिए अब ये रेंज है क्या, रेंज बताने के लिए रेफरेंस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। रेफरेंस ऑपरेटर किसका भाई, कॉलन का प्रयोग किया जाता है। रेफरेंस ऑपरेटर कॉलन का, कॉलन साइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए MS एक्सेल की एक सेल में टेक्स्ट को डिफॉल्ट रूप से लेफ्ट अलाइन जबकि नंबर को डिफॉल्ट रूप से राइट अलाइन किया जाता है। कहने का मतलब ये कि जो आपका ये शीट वाला पेज है, इस शीट के अंदर जो ये सेल बनी हुई है, अब इस सेल के अंदर अगर आप कोई टेक्स्ट डाटा लिखते हो, जैसे मैंने नाम लिखा नेहा, तो ये जो टेक्स्ट डाटा मैंने लिखा है नेहा, वो तो क्या है भाई, लेफ्ट अलाइन है, यानी इस लेफ्ट लाइन के पास में ये नेहा नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई नंबर डाटा टाइप करते हो तो नंबर डाटा कहाँ जाएगा, राइट अलाइन जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, राइट अलाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पुटअप भी होते हैं कि एक्सेल में टेक्स्ट डाटा क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है, जबकि नंबर डाटा क्या होता है, राइट अलाइन होता है। और आगे हम पढ़ेंगे टेब में, जहाँ हमें अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलेंगे, तो हम उस अलाइनमेंट वाले ऑप्शन का यूज करके इस टेक्स्ट डाटा जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है, आप इसको राइट अलाइन कर सकते हैं। नंबर डाटा जो कि राइट अलाइन होता है, इसको आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो वो अलाइनमेंट वाले ऑप्शन से या अलाइनमेंट वाली कमांड देके हम इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। बाकी ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट अलाइन, और नंबर का होता है राइट अलाइन, ठीक है। चलिए आगे देखो, MS एक्सेल की एक सेल में टेक्स्ट को नई लाइन में लिखने के लिए रैप टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जैसे ये सेल है, अब इस सेल में मैंने कोई नाम लिखा है, जैसे मैंने ये नाम लिखा यहाँ पर, अब मेरे यहाँ पर एक अक्षर और रह गया, अब वो एक अक्षर जो है स्वतः ही अगली लाइन में चला जाए। स्वतः ही अगली लाइन का मतलब क्या है, समझना है। यहाँ पर ये मैंने शब्द लिखा है और अब यहाँ पर ए भी लिखना था, वो ए अब आगे जगह नहीं है, तो वो स्वतः ही इस लाइन से लिखना शुरू हो जाएगा। कहाँ से शुरू हो जाएगा, स्वतः ही इस लाइन से, इस लाइन में आ जाएगा, है ना। तो किसी एक टेक्स्ट का मतलब किसी एक टेक्स्ट का स्वतः ही अगली लाइन में चला जाना, वो कहलाता है रैप टेक्स्ट। क्या कहलाता है, रैप टेक्स्ट। इस कमांड के माध्यम से हम जो है सेल में एक टेक्स्ट को नई लाइन में लिखने के लिए उपयोग में कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। चलिए अब देखिए एक प्रकार का और क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक रिलेटिव सेल रेफरेंस है। अब देखो सेल रेंज क्या होती है वो आपने समझ ली। सेल रेंज में हम क्या करेंगे, पहली सेल का एड्रेस और बीच में कॉलन साइन और उसके बाद में लास्ट सेल का एड्रेस, ठीक है। तो ये कहलाता है सेल रेंज। ये क्या है, सेल रेंज। इसका उपयोग भी बता देती हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि यह आपका शीट पेज है
और इसके अंदर जो है आपने ये आपका शीट पेज, और आपने जो है लगभग डाटा, आपने लगभग डाटा यहाँ तक इसके अंदर लिखा है डाटा, इसमें लिखा है और इसमें लिखा है। यानी अगर मैं देखूं तो A1 में डाटा लिखा है, A2 में डाटा लिखा है और A3 में डाटा लिखा है। अब इन तीनों डाटा का आप क्या करना चाहते हो, इनमें जो डाटा लिखा है उसका आप योग करना चाहते हो, एडिशन करना चाहते हो, कुल निकालना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, एक तो आपको अलग अलग एड्रेस लिखना पड़ेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। ऐसे करोगे तो काम बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे हम इस तरीके से। हमने पहली एड्रेस का नाम लिख दिया A1 और हमने सबसे लास्ट वाली एड्रेस का नाम लिख दिया A3। मतलब लास्ट एड्रेस मतलब लास्ट सेल का एड्रेस वो जिसमें डाटा है, खाली डाटा वाली एड्रेस नहीं, ठीक है ना। और यहाँ हमने कॉलन साइन लगा दिया। अब ये कॉलन साइन ये बताता है कि A1 से A3 के बीच में भी कुछ सेल है। जैसे कुछ सेल क्या, A2। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखती A1 से A9, इसका मतलब ये कॉलन साइन क्या बता रहा है कि यहाँ A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 यहाँ वो सेल भी इस बीच के अंदर व्यवस्थित है ना। इस तरीके से हम जो है सेल रेंज को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सेल रेंज देने के लिए भी जो है कुछ मतलब वो होते हैं रेफरेंस, तो वो हमें पढ़ना है ना, ठीक है, वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सेल रेफरेंसेस जो है वो 3 प्रकार से दिए जा सकते हैं। कितने प्रकार से भाई, 3 प्रकार से। कौन कौन से होते हैं, देखो, एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और एक होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, है ना। तो सेल रेफरेंसेस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। रिलेटिव, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, देखो, एक होता है सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक रिलेटिव सेल रेफरेंस का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले बाद में करेंगे, पहले हम जो है सारे क्या पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं सारे सेल रेफरेंसेस, उसके बाद में हम जो है मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी। चलिए, अब देखो, सेल एड्रेस। एमएस एक्सेल में प्रत्येक सेल को एक एड्रेस के आधार पर पहचाना जाता है जिसे सेल एड्रेस कहा जाता है। सेल एड्रेस कॉलम तथा रो के लेबल से मिलकर बना होता है जिसे नेम बॉक्स में दर्शाया जाता है। नेम, नेम क्या है भाई, ए रो का लेबल, और सेल एड्रेस 1 में कॉलम का लेबल, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया गया भाई। जैसे मान लो नेम सेल एड्रेस क्या है, देखना एक बार, ये गलत लिख दिया गया है, गलत हो गया है प्रिंट, इसको थोड़ा ध्यान रखो। नेम या सेल एड्रेस, जैसे कि लिखा मैंने A1, है ना, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने सेल एड्रेस A1। तो यहाँ पर A तो क्या है भाई, कॉलम का एड्रेस है। A क्या है भाई, यहाँ पे कॉलम का एड्रेस है, कॉलम का लेबल है। और 1 क्या है भाई, यहाँ पे 1 जो है वो रो का लेबल है। 1 क्या है भाई, रो का लेबल है। किसी भी सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नाम आएगा। अब यहाँ पर देखो, इस टाइप के क्वेश्चन, निम्न में से एक वैध सेल एड्रेस है, तो एक वैलिड सेल एड्रेस कौन सा है, पहचानो। यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 44AB, 44AB लिखा हुआ है। क्या ये सही है भाई, ये सही नहीं है, क्योंकि देखो आगे सबसे पहले तो रो का नंबर दे दिया, ये वैसे भी सही नहीं है। देखो यहाँ 44 लिखा है ना, तो रो का नंबर पहले दे दिया, जबकि सेल एड्रेस में क्या आता है, पहले कॉलम का नाम आता है और उसके बाद रो का नंबर आता है। तो यहाँ रो का नंबर दे दिया तो ये वैसे भी कैंसिल हो गया, और आगे देखो ए भी लिखा हुआ है, तो 2 कॉलम का एक साथ नहीं हो सकता ना, इसको कर दिया कैंसिल। फिर आगे चले, यहाँ देखो कॉलम का नाम लिखा हुआ है ए और बाद में रो का नंबर दिया हुआ है, लेकिन फिर से क्या दिया हुआ है, कॉलम का नाम। ये भी इस तरीके का भी सेल एड्रेस नहीं हो सकता, तो इसको भी कैंसिल करो। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है क्या, ए कॉलम का नाम, यहाँ लिखा है 44 रो का नाम, लेकिन यहाँ बीच में साइन दे दिया है ना, तो साइन दे दिया जबकि सेल एड्रेस में साइन आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम का नेम और ये देखो रो का नंबर, ठीक है। तो ये जो है ये फाइनली हमारा क्या है, एक सेल एड्रेस है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है रिलेटिव सेल रेफरेंस, ये अभी पहले हम सेल रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे। चलिए, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, एमएस एक्सेल में 5वीं रो तथा दूसरी कॉलम से बनी सेल का एड्रेस क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एमएस एक्सेल में 5वीं रो तथा दूसरी कॉलम से बनी सेल का एड्रेस क्या होगा। तो 5वीं रो की बात आ रही है ना भाई, 5वीं रो यहाँ पे, यानी कि 5वीं तो रो लिख दो, 5वीं रो का नंबर लिख दो, और दूसरी कॉलम, तो दूसरी कॉलम क्या होगी भाई, ABCD अल्फाबेट में होते हैं ना कॉलम, बी क्या होगा, दूसरा कॉलम होगा, बी क्या होगा भाई, दूसरा कॉलम होगा, तो B5। अब देखो,
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सेल एड्रेस बनता है और चेक करिए कि ये सेल एड्रेस किस ऑप्शन के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है E2, ये तो हो गया कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है 2E, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है B5, तो सी द राइट आंसर। फिर भी डी ऑप्शन अपन देखते हैं, F2, ये हो गया कैंसिल ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम फाइनली सेल एड्रेस रेफरेंसेस के लिए। किसके लिए बात करते हैं? सेल एड्रेस रेफरेंस पे बात करते हैं। जब एक सेल एड्रेस में लिखे गए डेटा को दूसरी जगह मूव करते हैं तो सेल एड्रेस स्वतः चेंज होता है, जिसे सेल एड्रेस रेफरेंस कहते हैं। देखो ये आपकी एक्सेल का शीट पेज, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ये ए, ये बी, ये सी और ये रो का नंबर 1, एक मिनट इधर बनाते हैं हम आराम से। अच्छा ये लो, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई दी है ए टी 1 2। अब देखो ध्यान से कि ये कह रहा है कि जब एक सेल एड्रेस में लिखे डेटा को, मान लो कि मैंने इसमें लिखा है डेटा A1 में 10 और A2 में लिखा है 20, दूसरी जगह मूव करते हैं। अब इस डेटा को सेलेक्ट करके, इस डेटा को आपने सेलेक्ट किया और इसको दूसरी जगह मूव किया, यानी आप इसको यहाँ लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए, तो यहाँ पे सेल एड्रेस स्वतः ही चेंज होता है। तो स्वतः चेंज हो गया भाई। आपने A1 वाले सेल के डाटा को कहाँ डाल दिया है? C1 में डाल दिया है। A2 वाले सेल के डाटा को आपने कहाँ डाल दिया है? C2 में डाल दिया है। तो सेल एड्रेस स्वतः ही चेंज हो गया। सेल एड्रेस जो स्वतः ही चेंज हो जाता है इसे कहते हैं सेल एड्रेस रेफरेंस। क्या कहते हैं भाई? सेल एड्रेस रेफरेंस कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहले तो इनकी संख्या पूछेंगे आपसे। सेल एड्रेस रेफरेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल एड्रेस रेफरेंस होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के। एक होता है रिलेटिव सेल एड्रेस रेफरेंस। कौन सा भाई? रिलेटिव सेल एड्रेस रेफरेंस, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब कि जैसे ही आपने डाटा को मूव किया दूसरी जगह, सेल एड्रेस स्वतः ही चेंज होता है। तो ऐसा सेल एड्रेस रेफरेंस जिसमें जो है एड्रेस स्वतः ही चेंज हो जाए, वो कहलाता है रिलेटिव सेल एड्रेस रेफरेंस। और बाय डिफॉल्ट यही होता है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट सेल रेफरेंस होता है जिसे कॉपी करने पर एड्रेस स्वतः ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। भाई यहाँ का डाटा अगर उधर कॉपी कर दिया तो एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। चलिए, जिसमें फॉर्मूला वाली सेल को कॉपी करने से एड्रेस भी स्वतः ही बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल A1, तो मैंने कहा ना कि इस A1 में जो डाटा था इसको अगर आपने कॉपी किया और मान लो इस डाटा पे आपने कोई फॉर्मूला भी लगाया है, वो आपने कॉपी किया और यहाँ लेके आए, यहाँ पर पेस्ट किया, तो यहाँ सेल एड्रेस स्वतः ही चेंज हो जाएगा। अब क्या आएगा? C1 और C2। क्या आएगा भाई? C1 और C2, ठीक है। चलिए, तो रिलेटिव सेल एड्रेस में जहाँ एड्रेस स्वतः ही चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्या आता है भाई? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आता है। इसमें सेल एड्रेस चेंज नहीं होगा। इसमें सेल एड्रेस चेंज नहीं होगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा जब पॉसिबल है जब आप रो और कॉलम के एड्रेस को क्या कर दो? लॉक कर दो, या रो या कॉलम के एड्रेस को क्या कर दो आप, हम बोलते ना एक तरीके से कि उसको लॉक कर दे या उसको स्टेबल कर दे, है ना, कि वो चेंज ही ना हो, ठीक है। तो इसमें सेल एड्रेस चेंज नहीं होता है। इसमें डॉलर साइन का यूज़ किया जाता है। किसका साइन का? भाई डॉलर साइन का यूज़ किया करते हैं। डॉलर साइन का उपयोग किस लिए करेंगे? क्या यूज़ है इसका? देखो, यदि एड्रेस चेंज नहीं करना हो तब इस रेफरेंसेस का उपयोग करते हैं। रो तथा कॉलम दोनों के एड्रेस को कनेक्ट करने हेतु, जैसे कि आपने मान लो ये कॉलम है, इस कॉलम के आगे आपने ये डॉलर साइन लगा दिया, तो अब ये कॉलम का एड्रेस फिक्स हो गया है, ठीक है। ऐसे ही आपने रो के आगे भी अगर डॉलर साइन लगा दिया है तो ये कॉलम क्या हो गया है? मतलब रो का नंबर क्या हो गया? फिक्स हो गया है। अब जब डॉलर साइन लगा के आपने इनको फिक्स कर दिया है, समझना एक तरीके से, ये आपकी एक्सेल की शीट और आपने A1 में कुछ डाटा लिखा है और उसको आप कॉपी करना चाहते हो B1 में। तो इस A1 वाली सेल में जैसे आपने एक फॉर्मूला लगाया आपने सम का, और यहाँ पर आपने एक एड्रेस भी दिया है, सेल एड्रेस, लेकिन आपने इस सेल एड्रेस के साथ में डॉलर साइन भी लगाया है। तो इसका मतलब यहाँ से जब आप ये फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ लेके जाओगे तब भी इस फॉर्मूला में सेल एड्रेस यही प्रदर्शित होगा। यहाँ पर ये B1 नहीं आएगा, यहाँ पर ये A1 ही रहेगा, क्योंकि आपने कॉलम के आगे डॉलर साइन लगा के कॉलर को क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है। ऐसे ही आपने रो के नंबर के आगे इसको मतलब डॉलर साइन को लगा के रो को भी क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है ना, स्थिर कर दिया है उनको।
तो यहाँ पर रो व कॉलम के एड्रेस को स्थिर करने हेतु, ताकि वो चेंज नहीं हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा भाई, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है कि फिक्स है ना। ठीक है, तो स्थित या कांस्टेंट करने हेतु। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब मिक्स्ड सेल रेफरेंस है कि जैसे आवश्यकता अनुसार या तो आप रो का नंबर चेंज करना चाहते हो या कॉलम को, या रो या कॉलम को कांस्टेंट करना चाहते हो। अब जैसे कि एक बात है कि आप A1 से कोई डाटा जो है A9 में कॉपी करना चाहते हो, A9 में कॉपी करना चाहते हो, तो आपको पता है कि कॉलम तो सेम ही है, बस चेंज क्या करना है, रो का नंबर। तो आप ये कॉलम जब सेम है तो इसको कांस्टेंट कैसे करोगे, इसको कांस्टेंट कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया A1 में, तो इजिकल टू सम, और मैंने डॉलर साइन लगा दिया ए के आगे, और मैंने रो के नंबर को फ्री छोड़ दिया है। तो जब इस फॉर्मूला को कॉपी करके मैं A9 पे ले जाके पेस्ट करूंगी, तो देन उस समय क्या होगा, उस समय डॉलर्स के आगे ये कॉलम का नाम तो स्थिर रहेगा ही, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या चेंज हो जाएगा, रो का नंबर, कि रो के नंबर को मैंने कांस्टेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर रो या कॉलम, इन दोनों में से किसी एक को आप स्थिर रखना चाहते हो, तो हम वहां पर यूज करते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस का। किसका यूज करते हैं भाई, मिक्स्ड सेल रेफरेंस का। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो चलिए यहाँ पर एक बार तीनों का वापस से आप देख लो कैसे, कि जो रिलेटिव सेल रेफरेंस था उसमें एड्रेस स्वतः ही चेंज होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस में एड्रेस स्वतः ही चेंज होता है, एड्रेस स्वतः ही चेंज होता है। जबकि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आप जो है ऑटोमेटिक ही कॉलम और रो दोनों का एड्रेस चेंज होता है, दोनों का एड्रेस चेंज नहीं होता है, कॉलम और रो दोनों को स्थिर रखा जाता है। तो एब्सोल्यूट के लिए याद रखेंगे आप, कॉलम एंड रो दोनों के एड्रेस को स्थिर रखा जाता है, दोनों के एड्रेस को स्थिर रखा जाता है। जबकि मिक्स्ड सेल रेफरेंस में रो तथा कॉलम दोनों में से किसी एक को आप कांस्टेंट रख सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये सेल रेफरेंसेस समझ में आ गए होंगे आपको, कितने होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं, ये सब कुछ अपन ने समझ लिया। अब आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट एक सेल रेफरेंस को अन्य में स्विच करने हेतु F4 की का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज कर रखा है और अब आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पे जाना चाहते हो, तो वहां स्विच करने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी है F4 की। तो एक सेल रेफरेंस को अन्य में स्विच करने हेतु F4 की का उपयोग होता है। दो या दो से अधिक सेल को परस्पर मिलाना मर्ज सेल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके एक्सेल की शीट और इस सेल से और इस सेल के इन दोनों को मिलाकर आप एक बड़ी सेल बनाना चाहते हो, जब इन दोनों सेल को आप एक साथ मिलाते हो तो वो कहलाता है मर्ज करना, यानी मर्ज सेल को आपने क्या किया है, मर्ज किया है। ठीक है, चलिए तो चलिए कि आज यहीं तक ही अपन पढ़ेंगे। एक्सेल के अंदर हमने देखा कि MS एक्सेल जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उसमें बनी फाइल क्या कहलाती है, ये सब कुछ देखा, और साथ ही साथ में हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट कि भाई ये सेल रेफरेंसेस वगैरह क्या होते हैं। नेक्स्ट की क्लास में हम देखेंगे जितने भी फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।